आज के इस ऑनलाइन क्लास में सभी को नमस्कार। आज हम लोग डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत यात्रा वृत्तांत प्रकरण पर चर्चा और परिचर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, यात्रा वृत्तांत का परिचय लेते हैं कि आखिर में यात्रा वृत्तांत कहते किसे हैं, इसे यात्रा वृत्तांत क्यों कहते हैं। तो अगर शब्द पे जाएं हम लोग, यात्रा वृत्तांत, यात्रा और वृत्तांत अर्थात यात्रा की गाथा, तो इसे हम इसी क्रम में समझने का प्रयास करते हैं। तो वास्तव में देखते हैं कि एक मनुष्य की मूल प्रवृत्ति जो होती है या उसका मूल जो स्वभाव होता है वो यात्रा करना होता है। आज के दौर में आप देख सकते हैं, लॉकडाउन के दौरान आप अनुभव कर सकते हैं कि आप यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है आप समझ सकते हैं। और लॉकडाउन ना होता तो आप निश्चित रूप से कहीं न कहीं आप यात्रा करते होते और आपको एक अलग तरीके का आनंद महसूस होता। अगर हम मानव इतिहास पर नज़र डालें तो पूरा इतिहास एक इंसान का निश्चित रूप से उसका जीवन, संपूर्ण जीवन अगर हम कहें तो भी एक यात्रा ही है। उस संपूर्ण जीवन में मनुष्य कहीं न कहीं जाता रहता है, चाहे वो किसी उद्देश्य को लेकर जाता हो और चाहे बिना किसी उद्देश्य के जाता हो। पूरे जीवन वो यात्रा ही करता रहता है, अर्थात यात्राओं से ही घिरा रहता है। लेकिन साहित्य के संदर्भ में हम समझ बनाने की कोशिश करेंगे कि देखिए, दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक जो किसी काम से कहीं यात्रा किए चले आए, फिर कहीं किसी काम से गए, यात्रा किए चले आए, तो यह यात्रा के दौरान क्या अनुभव हुआ उसे वो बहुत ज़्यादा आपस में साझा नहीं करते हैं। और दूसरा जो प्रकार है व्यक्ति का, ऐसे व्यक्ति जिन्हें साहित्य पसंद व्यक्ति कहा जाता है, जो अपनी यात्रा के अनुभव को अन्य लोगों तक प्रेषित करना चाहते हैं, या यूँ कहें कि पाठकों तक प्रेषित करना चाहते हैं। तो पाठकों तक प्रेषित करने के लिए वे अपनी यात्रा को कलमबद्ध रूप देते हैं। कलमबद्ध रूप क्यों देते हैं? क्योंकि वो अपने अनुभव को, यात्रा के दौरान जो भी अनुभव किया गया है उसे वे दूसरों के साथ साझा करना चाहते हैं, या यूँ कहें कि उसके पीछे और उद्देश्य हो सकता है कि वो यात्रा के प्रति लोगों की रुचि को बढ़ाना चाहते हैं या किसी अन्य संस्कृति की जानकारी देना चाहते हैं। तो कहने का मतलब कोई भी उद्देश्य हो, लक्ष्य हो, जिसके कारण से प्रेरित होकर एक साहित्य प्रेमी अपनी यात्रा को लिपिबद्ध करता है और उसे एक विशाल समूह के बीच में प्रेषित करता है। रही बात कि वास्तविक रूप में हम यात्रा साहित्य किसे कहेंगे या यात्रा वृत्तांत किसे कहेंगे। देखिए,
यात्रा में व्यक्ति पूरी तरीके से मुक्त रहता है, उस पर कोई दबाव नहीं रहता, क्योंकि निश्चित रूप से अपने क्षेत्र में रहने पर जो दबाव महसूस करता है, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से या अन्य किसी भी रूप से, वो किसी अन्य प्रदेश में या अन्य स्थान पर वो ऐसा दबाव महसूस नहीं करता है और खुलकर आनंद की अनुभूति करता है। और जो अनुभूति करता है वहाँ की संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, रहन सहन या अतिथियों के प्रति वहाँ के लोगों की क्या भावना है, उसके प्रति उसके अंदर जो भी समझ विकसित होती है, उस समझ को उस साहित्य का रूप देता है और उस यात्रा के जो भी यात्रा से संबंधित विवरण होता है उसे एक साहित्यिक रूप देता है। तो ऐसी यात्रा से संबंधित जो विवरण होते हैं उन्हें ही यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। आगे आप देखिए, साहित्यिक रूप से यात्रा वृत्तांत का अर्थ एवं परिभाषा। तो यात्रा वृत्तांत के अर्थ की बात करें तो यात्रा और वृत्तांत दो शब्दों से मिलकर बना है यात्रा वृत्तांत, अर्थात यात्रा का वृत्तांत या यात्रा का विवरण। और यात्रा के विवरण को ही यात्रा वृत्तांत कहते हैं। परिभाषा के रूप में आप देख लीजिए क्या लिखा है। जब सौंदर्य बोध की दृष्टि से उल्लास भावना से प्रेरित होकर यात्रा करता है और उसकी मुक्त भाव से अभिव्यक्ति करता है, उसे यात्रा सहित यात्रा वृत्तांत कहते हैं। इसमें एक एक शब्द के प्रति आप समझ बनाने के प्रयास कीजिए। सौंदर्य बोध अर्थात किसी सौंदर्य बोध की दृष्टि से, वो सुंदरता किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे वो प्राकृतिक आकर्षण हो, चाहे वो सांस्कृतिक आकर्षण हो, चाहे वो व्यापारिक आकर्षण हो, कहीं न कहीं उसमें सौंदर्य की अनुभूति होनी चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए, उल्लास की भावना। ऐसा नहीं दबे मन से हमें भेज दिया गया, दबाव में हम चले गए। तो दबाव में हमने जो भी अनुभव किया वो अनुभव बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अगर हम खुशी खुशी उत्साह के साथ, उल्लास के साथ यात्रा करते हैं तो वो अनुभव एक स्वतंत्र अनुभव होगा। और देखिए उसी क्रम में आगे देखिए आप कि उसकी मुक्त भाव से अभिव्यक्ति करता है, अर्थात जो भी उसने देखा है, सुना है, अनुभव किया है, उसकी वो स्वतंत्र रूप से मुक्त अभिव्यक्ति करता है बिना किसी दबाव के। तो जब सौंदर्य बोध जहाँ हो, उल्लास की भावना जहाँ हो और मुक्त भाव से उसके बाद अभिव्यक्ति प्रकट हो, तो ऐसे साहित्य को यात्रा साहित्य या यात्रा वृत्तांत भी कह सकते हैं। आगे देखिए आप, आपके पाठ्यक्रम में यात्रा वृत्तांत रख दिया गया या विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में भाषा शिक्षण के अंतर्गत यात्रा वृत्तांत रख दिया गया, तो कोई ना कोई उद्देश्य होगा, बिना उद्देश्य को तो रखा नहीं जाएगा। तो वैसे ही यात्रा वृत्तांत के भी कुछ उद्देश्य हैं। आप देखिए, पहला जो उद्देश्य है यात्रा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। जो यात्रा वृत्तांत लिखे जाते हैं, जो भी यात्रा से संबंधित विवरण दिए जाते हैं, उनका एक प्रमुख उद्देश्य होता है कि ऐसी यात्राओं के प्रति आम लोगों में रुचि उत्पन्न किया जाए, जिससे वे भी प्रेरित हों वहाँ की यात्रा करने के लिए, उक्त स्थान की यात्रा करने के लिए, वहाँ की संस्कृति को समझने के लिए वे प्रेरित हों।
उनके अंदर इच्छा उत्पन्न हो, रुचि उत्पन्न हो कि हम भी ऐसी यात्रा करें। और दूसरा उद्देश्य आप देखिए, लेखक के अनुभव को पाठक तक प्रेषित करना। तो इसमें जो यात्रा वृत्तांत का लेखक होता है, या यूँ कहें जो यात्रा करने वाला साहित्यकार होता है, उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है कि उसने जो भी अनुभव किया वो पाठकों तक कैसे प्रेषित करे। तो अपने अनुभव को पाठक तक प्रेषित करना चाहता है, तो उसके माध्यम के रूप में वो यात्रा वृत्तांत लिखता है, और उसी यात्रा वृत्तांत के माध्यम से उसका अनुभव अमर हो जाता है जन सामान्य के बीच में। तीसरा आप देखिए, खोजी प्रवृत्ति का विकास करना। लोगों को जो खोज करना चाहते हैं, आविष्कार करना चाहते हैं, नया सीखना चाहते हैं, या नवाचार करना चाहते हैं, या अन्य लोगों को समझना चाहते हैं, अन्य संस्कृतियों को समझना चाहते हैं, अन्य लोगों के विचारों को समझना चाहते हैं, रहन सहन के स्तर को समझना चाहते हैं, तो ऐसी प्रवृत्ति कि हम खोजी प्रवृत्ति के हों, ये भी एक मुख्य उद्देश्य है यात्रा वृत्तांत का, कि उस यात्रा वृत्तांत के माध्यम से पाठक को प्रेरित किया जाता है कि आप भी खोज करने के लिए उत्सुक हों। चौथा देखिए, धैर्य साहस आदि गुणों का विकास करना। यात्रा वृत्तांत के माध्यम से, क्योंकि यात्रा वृत्तांत के दौरान या यात्रा करते समय तमाम सारी जो भी घटनाएं व्यक्त की जाती हैं, उसमें धैर्य की परीक्षा, साहस की परीक्षा का विशेष रूप से वर्णन किया जाता है कि कैसे रोमांचक तरीके से, दृढ़ निश्चय से, साहस के माध्यम से हमने यात्रा के दुर्गम मार्ग को आसानी से हमने दुर्गम मार्ग पर आसानी से यात्रा की। पांचवा देखिए, पांचवा जो उद्देश्य है कि यात्रा प्रसंगों का परिचय देना, कि यात्रा के दौरान जो भी घटनाएं घटी उनका भी लोगों को परिचय दिया जाए, ये भी एक उद्देश्य है। अन्य सारे बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं कि जो ऐतिहासिक महत्व की बातें हैं या हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको समझने के लिए भी हम यात्रा करते हैं। आगे आप देखिए, तो साहित्य में यात्रा वृत्तांत विधा का विकास, ये विधा है साहित्य की। साहित्य में कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, इसकी पृष्ठभूमि को हम लोग समझने का प्रयास करें, इसकी इतिहास क्या है उसको समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहले हम आदिकाल में देखते हैं। आदिकाल में चूँकि जैसे आज यातायात के साधन हैं वैसे आदिकाल में नहीं थे, तो उस समय अदम्य साहस, इच्छा शक्ति, दृढ़ निश्चय की सहायता से यात्री यात्रा करते थे, नौकाओं के माध्यम से यात्रा करते थे या अन्य माध्यमों से यात्रा करते थे। तो ऐसे यात्रियों के जो यात्रा विवरण हैं उनको भी आप यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत रख सकते हैं। देखा जाए जैसे भारत में अल बरूनी आया, इब्न बतूता आया, ह्वेन-सांग आए, फाहियान आए, तो ऐसे यात्रियों ने भी भारतवर्ष में जो देखा, सुना, समझा उसका वर्णन उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में किया। तो आदिकाल के बाद हम देखते हैं, वैसे हिंदी साहित्य की बात अगर हम करें
तो ज़्यादातर विधाएं जो हिंदी साहित्य की हैं उनका उदय भारतेंदु युग के दौरान ही हुआ है। चाहे वो नाटक की विधा हो, चाहे एकांकी की विधा हो, चाहे निबंध की विधा हो। कहने का तात्पर्य कि ज़्यादातर विधाओं का विकास या उत्पत्ति भारतेंदु के समय ही हुई है। आधुनिक गद्य के निर्माता या आधुनिक हिंदी के निर्माता अगर भारतेंदु को कहा जाए तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं हो। तो भारतेंदु जी ने पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, जिसमें कवि वचन, सुधा प्रमुख पत्रिका है। इस पत्रिका में भी तमाम सारे उनकी यात्रा वृत्तांत छपे, जैसे कि उनका जो प्रमुख यात्रा वृत्तांत है लखनऊ की यात्रा, सरजू पार की यात्रा। तो ऐसे तमाम सारे ग्रंथ भारतेंदु युग में लिखे गए। भारतेंदु के बाद यात्रा वृत्तांत के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद का युग आया। प्रसाद के समय में भी, या यूँ कहें कि भारतेंदु का असली उत्तराधिकारी कौन है, तो प्रसाद को अगर हम कहें तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो प्रसाद के समय में भी यात्रा साहित्य का विकास हुआ। और उसके बाद अगर हम देखें यात्रा वृत्तांत के क्षेत्र में, तो राहुल संकीतायन जी का नाम भी लिया जा सकता है, जिनके संबंध में कहा जाता है कि वो आजीवन घूमते ही रहे और उनका पूरा जीवन घुमक्कड़ी में ही चला गया। तमाम सारे प्रसिद्ध ग्रंथ भी में लिखे, आगे आप देखेंगे। लद्दाख की यात्रा, तिब्बत की यात्रा, रूस की यात्रा, तमाम सारे ग्रंथ यात्रा से संबंधित संकीतायन साहब ने लिखे। और उसके बाद अज्ञे जी आते हैं। अज्ञे जी ने भी सप्तक के माध्यम से यात्रा साहित्य को विकसित किया। उन्होंने भी यात्रा साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया। आगे आप देखिए, इसी क्रम में देखिए वही चीज़ आदिकाल। तो आदिकाल में आप देख रहे हैं अलबरूनी साहब, युमत्व, ह्वेनसांग और फाहियान जी। और भारतेंदु युग में, मतलब आधुनिक युग में, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो यात्रा साहित्य है आप देख रहे हैं। सरयू पार की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा। बालकृष्ण भट्ट की देखिए, ये भी भारतेंदु युग के हैं, इन्होंने गया की यात्रा लिखा। प्रताप नारायण मिश्र जी, ये भी भारतेंदु युग के हैं, इन्होंने विलायत की यात्रा लिखा। स्वतंत्रता पूर्व का युग है, जो जयशंकर प्रसाद के नाम से भी जाना जाता है, या प्रसाद युग के नाम से भी इसको आप जान सकते हैं। इनके समय में राहुल सांकीतायन जी हैं, इनकी देखिए आप, मेरी तिब्बत की यात्रा, रूस में 25 मास, मेरी यूरोप यात्रा स्वतंत्रता के बाद। इसके बाद अज्ञे हैं, अज्ञे की भी देखिए आप, अरे यायावर याद रहेगा, एक बूंद सहसा उछली। मोहन राकेश भी यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं, इनकी रचना है आखिरी चट्टान तक। निर्मल वर्मा भी यात्रा वृत्तांत के प्रमुख लेखकों में से एक हैं, इनकी रचना आप देखिए चीड़ों पर चांदनी, राम वृक्ष बेनीपुरी। इनकी भी यात्रा वृत्तांत से संबंधित जो रचना है पैरों में पंख बांधकर। आगे आप देखिए, तो अभी आपने देखा यात्रा वृत्तांत की विधा का विकास कैसे आगे बढ़ा। और इसके बाद हम देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर में हमें लिखना हो या आपको लिखना हो यात्रा वृत्तांत, तो कैसे लिखेंगे। ये एक प्रश्न है,
यह एक समस्या है कि हम कैसे लेखन करें यात्रा वृत्तांत का। यदि हम कहीं यात्रा करते हैं या आप ही हैं कहीं टूर पे जाते हैं या शैक्षिक भ्रमण पे गए होते, जो कि अभी गया नहीं, तो आपसे कहा जाता कि यात्रा वृत्तांत लिखिए, तो कैसे लिखते? ये भी एक समस्या है। तो उसी समस्या पर हम लोग समझ बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात जो ध्यान में रखने वाली है कि यात्रा वृत्तांत लिखते समय हमें ध्यान देना है कि हम स्थानीय रूप से प्रारंभ करें। स्थानीय रूप से प्रारंभ करने का तात्पर्य है ऐसा नहीं कि हम सीधे विदेश यात्रा करें, लंदन की यात्रा करें, न्यूयॉर्क की यात्रा करें, ऐसा नहीं। हम पहले स्थानीय रूप से प्रयास करें। अपने आसपास जो शहर हैं या सांस्कृतिक स्थल हैं या पुरातात्विक स्थल हैं या धार्मिक स्थल हैं या प्राकृतिक स्थल हैं, आसपास जो भी प्रसिद्ध स्थान हैं, पहले उनकी यात्रा करें, क्योंकि उनसे हम थोड़ा बहुत पूर्व रूप में परिचित होते हैं। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात इसमें ध्यान रखने लायक है क्या है, आप देखिए, वास्तविक अनुभव। यात्रा वृत्तांत वही व्यक्ति लिखेगा जिसने यात्रा का वास्तविक अनुभव किया। अर्थात जो भी यात्रा वृत्तांत लिखा गया है उसका लेखक उस यात्रा को स्वयं अनुभव किया है। ऐसा नहीं कि हमारे पड़ोसी ने बता दिया है कि हम गए थे, आगरा गए थे, वहाँ हमने ताजमहल देखा, ताजमहल की बिल्डिंग का रंग ये था, शाहजहाँ ने बनवाया था। तो हम ऐसा नहीं कि दूसरों के अनुभव को जो उसने यात्रा के दौरान किया है तो उस अनुभव के आधार पर यात्रा वृत्तांत का लेखन करेंगे, ऐसा नहीं करना है। हम स्वयं उस स्थान पर जाएंगे, जहाँ की भी यात्रा करेंगे हम स्वयं करेंगे, और जब हम स्वयं यात्रा करेंगे तभी हम यात्रा वृत्तांत लिख सकते हैं, लेखन कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे के बताने के आधार पर यात्रा वृत्तांत लिखना सही नहीं है। और तीसरा देखिए आप, फोटोग्राफी। तो इसमें ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि आप जहाँ भी जाएं वहाँ की फ़ोटोग्राफी करें, फोटोग्राफ्स वहाँ की लें, ताकि उसको सचित्र रूप में, उसके वर्णन को आप सचित्र रूप दे सकें, सजीव रूप दे सकें, मूर्त रूप दे सकें। जो आपका वो यात्रा वर्णन अमूर्त रूप में है, उसे फोटोग्राफ के माध्यम से आप उसे सजीव रूप दे सकते हैं, अर्थात मूर्त रूप में उसे प्रस्तुत कर सकते हैं, जो बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध होगा। चौथी जो महत्वपूर्ण बात है यात्रा वृत्तांत लेखन के लिए, कि विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार करना। कि आपने यात्रा वृत्तांत लिख लिया, अपने वास्तविक अनुभव के आधार पर लिख लिया, फोटोग्राफ भी आपने अपनी यात्रा से संबंधित जो भी फोटोग्राफ थे उसको भी आपने संग्रहित कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन आपने उसका प्रचार प्रसार नहीं किया और उसको अपने तक ही सीमित रखा, तो ऐसे यात्रा वृत्तांत का कोई भी औचित्य नहीं है या इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, या यूँ कहें तो ये सार्थक नहीं है। तो ध्यान रखना है कि पहले देखिए, पहले के जो लेखक थे, अब के लेखक जो हैं यात्रा वृत्तांत, दोनों में बहुत फर्क है। पहले के लेखकों के पास कोई माध्यम ज़्यादा नहीं था कि वो अपना प्रचार प्रसार कर सकें, लेकिन आज के समय में बहुत सारे माध्यम हैं जिनके माध्यम से आप ऑनलाइन ऑफलाइन अपने
यात्रा वृत्तांत को प्रचारित और प्रसारित कर सकते हैं, जिसका दूर तक प्रभाव पड़ेगा और आम पाठकों में जो आप कहना चाहते हैं आपका विचार संप्रेषित हो जाएगा। तो आपने देखा कि यात्रा वृत्तांत का लेखन कैसे करें, तो इन 4 बातों को आप विशेष रूप से सहेज लें, समझ लें कि हमें स्थानीय रूप से प्रारंभ करना है, वास्तविक अनुभव करना है, फोटोग्राफी करना है और विभिन्न माध्यमों से उसका प्रचार प्रसार करना। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।